सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। और बेटा हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक नया लेक्चर लेकर दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हैं जिसका मेन मुद्दा रहेगा आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वीडियो को मैं छोटा रखने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, सो एरिया वेक्टर जैसे कि आप नॉर्मली बचपन में आप क्या करते थे, बचपन में अगर आपको किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर अपने पास एक स्क्वायर है और उसकी साइड है ए, है ना, अगर एक हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड है ए, तो उसका एरिया क्या निकालते थे भाई, अपना एरिया निकाल देते थे फटाफट, क्या, साइड इंटू में साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आ जाता था। बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि सवाल ये नहीं है, मतलब जवाब ये है कि हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें इलेबोरेट करी। हमने पढ़ा कि चीज़ें क्वांटिटीज़ में होती हैं और क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है, वेक्टर और स्केलर। और हमारे पास जो एरिया है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करा जाता। वेक्टर क्वांटिटी में क्या करा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है। क्या करा जाता है भाई, रिजल्ट निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करा जाता है। यानी अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया नहीं निकल कर आएगा, निकल कर आएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर निकालने के लिए इस साइड का और इस साइड का हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का हम कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, और जब क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हटता है तो क्या आता है, ए इंटू ए, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हटता है तो क्या आता है, साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, इनके बीच में कितना एंगल है, 90 एंगल है, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अच्छा, अब ये जो एरिया वेक्टर आया, ये सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर दे रहा है। ए स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड है। ए स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड। आपको पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देती है, डायरेक्शन। तो हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लो, या तो आप स्क्रू रूल का इस्तेमाल कर लो। और इतना नहीं समझ आ रहा तो इतना तो याद होगा कि अगर हमारे पास दो कोई वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, इनका हमने कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मान लेते हैं सी वेक्टर आता है, और ये जो सी वेक्टर होता है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के भी, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के भी। यानी क्या कहने का मतलब है, किसी भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों ही वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है वो एक्स एक्सिस में है, और ये वाली जो साइड है वो किस में है, वाई एक्सिस में है। यानी हमारा ये वाला जो हिस्सा है एक्स में और ये वाला हिस्सा वाई में। तो जो हमारा एरिया वेक्टर आएगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ही परपेंडिकुलर आना चाहिए। दोनों के ही क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड एक्सिस। और जेड भाई पॉजिटिव जेड डायरेक्शन भी होगा और नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो हमारा एरिया वेक्टर जो होगा वो ए स्क्वायर के कैप हो सकता है, या फिर माइनस ए स्क्वायर के कैप। माइनस साइन दिखाता है कि ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। अगर आप किसी भी 2D प्लेन की बात करते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, है ना। अगर वो प्लेन एक्स वाई में लाई करता है, तो उसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा, यानी एरिया वेक्टर इसका ये होने वाला है। और एरिया वेक्टर जो होगा वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी हो सकता है। और अगर आपका जो एरिया है, या अगर आपका जो एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वाई जेड प्लेन में होगा, समझो अगर जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारा 2D सरफेस है, ठीक है, समझ रहे हो, अगर वो एक्स वाई में है तो उसका एरिया वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा, है ना। पॉजिटिव जेड भी हो सकता है, नेगेटिव जेड भी हो सकता है। अगर हमारा वो चीज़ वाई जेड प्लेन में लाई करता है तो उसका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा। आ रही है बात समझ में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है। समझ में आने लग गया सर। चलो एक बात और देख लेते हैं, जरा ध्यान दो। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर हमने एक सर्कल रख दिया, ये सर्कल है। अब तो मुँह थोड़ा सा अजीब बन गया, कोई बात नहीं। और मान लेते हैं इसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई, जरा ध्यान से देखो। ये जेड और एक्स डायरेक्शन में है, ये जेड एक्स डायरेक्शन में, तो इसका एरिया वेक्टर एक तो होगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और एक होगा कौन सा,
नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर दो साइड हो सकता है, ठीक है, जिस भी प्लेन में रखा गया है वो, है ना, एक्स वाई में रखा गया है तो उसका एरिया वेक्टर जेड में होगा, वाई जेड में रखा गया है तो उसका एरिया वेक्टर एक्स और नेगेटिव एक्स। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, भाई एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, और साथ में इसका यूनिट भी लगाएंगे और इसका डायरेक्शन भी दिखाएंगे। डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, के कौन से, जे कैप से, एक्स वाई, वाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। तो आप दिखा सकते हैं पाई आर जे कैप, और क्या दिखा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस का जे कैप। इस तरह से एरिया वेक्टर को आप शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर ये हमारे पास कोई ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, भाई साहब इसके इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में। आ रहा है बात समझ में, पॉजिटिव की तरफ भी होगा और उसके नेगेटिव की तरफ भी होगा। क्लियर है क्या, किसी भी 2D सरफेस के लिए क्लियर है क्या, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। अगर वो एक्स वाई में है तो उसका जेड डायरेक्शन में होगा, वाई जेड में एक्स डायरेक्शन में होगा, और अगर वो वाई और जेड में है तो एक्स में है, और एक्स जेड में है तो उसका वाई डायरेक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। यानी एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया, है ना। बेसिकली एरिया वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है प्लेनर एरिया का, किसी भी प्लेन के एरिया का, किसी भी प्लेन के एरिया वेक्टर का, इन द स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन, जो कि उस प्लेन के क्या होता है, नॉर्मल होता है। देखो ना, ये जो प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन है जिसका आपने एरिया निकाला, उसका एरिया वेक्टर देखो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 है। समझ आ रहा है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है ना, तो ये 90 ही तो है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रही है क्या। जो भी हमारा 2D सरफेस या जो भी हमारा 3D सरफेस होगा, अभी तो मैं 3D सरफेस की बात करूंगा, है ना। तो जो उसका एरिया वेक्टर होता है उस खुद के प्लेन के, उस खुद के सरफेस के कैसा एंगल बनाता है, 90 एंगल बनाता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ये एरिया वेक्टर यार समझ में आना चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चन जब आएंगे ना, जब आप फ्लक्स समझोगे एरिया वेक्टर का बहुत यूज होगा, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। 2D सरफेस के लिए समझ लिए, 3D सरफेस के लिए समझिए, 3D सरफेस के लिए समझिए। अगर हम बात कर लें 3D सरफेस की, अगर हम बात कर लें 3D सरफेस की, तो फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं क्यूब। थोड़ी सी ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं अपने। ये क्यूब ही है, अगर क्यूबोर्ड लगने लग जाए आपको तो उसमें हमारी थोड़ी गलती नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे हमको इतना होता नहीं। अच्छा देखिए, अब ये जो क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब के इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा और अंदर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम हमेशा कौन सा कंसीडर करेंगे, 3D सरफेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3D सरफेस के लिए हम लोग हमेशा आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेंगे। कौन सा लेंगे, आउटवर्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे, इनवर्ड वाला नहीं लेंगे। बात समझ आ रही है। जैसे जैसे देखिए, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर की साइड भी होगा, ऐसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऊपर की साइड भी होगा इसका एरिया वेक्टर, ऐसे नीचे की साइड भी होगा। लेकिन नीचे वाला कंसीडर्ड हम नहीं करेंगे 3D सरफेस में। जैसे ये वाला सरफेस है, इसका इस डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर होगा और इस डायरेक्शन में भी। हम कौन सा वाला लेंगे, आउटवर्ड वाला एरिया वेक्टर लेंगे। इस वाले के लिए, सरफेस के लिए क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर होगा, अंदर वाला हम नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या। 2D सरफेस था तो कोनो दिक्कत नहीं, दोनों तरफ एरिया वेक्टर दिखा सकते हैं। अच्छा 2D सरफेस में भी अभी हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करेंगे, है ना, तो हम कंसिडर कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन वाला हम एरिया वेक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होती है। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा। अभी हम दोबारा बता देंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कौन से सरफेस की, 3D सरफेस की, अगर अपने पास कोई भी 3D सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर तो दोनों डायरेक्शन में होगा। उसके किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर आप देखेंगे तो दोनों डायरेक्शन में होगा, बट हम कंसीडर और दिखाएंगे या जो लेंगे कौन सा एरिया वेक्टर लेंगे, हमेशा आउटवर्ड लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आप नोट बना के लिख लीजिए अपनी खुद की भाषा में। आपको अंग्रेजी माध्यम समझ आता है तो अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी माध्यम समझ आता है, राष्ट्रभाषा है तो उसमें लिखिए, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि भूल ना जाएं आप कहीं। अब जैसे एक बात और ले लेते हैं। जैसे ये तो हमने क्यूब बनाया, जैसे आपने ये ले लिया स्फीयर, क्या ले लिया, स्फीयर समझते हैं ना, गोला, है ना। इसका एरिया वेक्टर कहीं पे भी देखिए भाई, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे अंदर की दिशा में भी होगा, अंदर की दिशा में भी होगा, जो सेंटर से होता हुआ जा रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं, किसी भी स्फीयर का एरिया वेक्टर हमने शायद बताया है कि नहीं बताया, तो आज सुन लीजिए। एरिया वेक्टर जो होता है स्फीयर का, वो सेंटर से पास होके ही जाता है, मतलब सारा एरिया वेक्टर ऐसे सेंटर से होगा। जैसे इधर एरिया वेक्टर इधर भी होगा तो इधर भी, लेकिन हम ये अंदर वाला लेंगे नहीं। हम कौन सा लेंगे, हमेशा आउटसाइड वाला लेंगे। जैसे ये इधर एरिया वेक्टर दिखाना आपको,
तो हम ये आउटसाइड वाला लेंगे एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे हमको इधर वाला दिखाना तो हम ए आउटसाइड वाला एरिया वेक्टर लेंगे, इनसाइड का नहीं लेंगे। किसी भी 3D सरफेस का हम लोग एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे, आउटसाइड वाला लेंगे। 2D सरफेस में दोनों साइड का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर हमको डायरेक्शन देता है भाई, किसकी, एरिया की डायरेक्शन देता है, किसके, एरिया की। जो भी सरफेस की बात कर रहे हो या 2D की बात कर रहे हो या 3D की बात कर रहे हो। अच्छा, और ये ध्यान रखना, ये जो एरिया वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है, किसके भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, जिस सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, आशा करते हैं आपको समझ आ गई होगी। तो क्या हम इसको मिटा दें, चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, तो आपसे हम लोग फ्लक्स की बातें करते हैं। एरिया वेक्टर थोड़ा सा जानकारी देने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है मेन टॉपिक, क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, डेफिनेशन से समझते हैं। पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। पहली बात तो ये समझिए, जो अभी हम समझने जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो कैसे क्वांटिटी है, खुद में ही एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इनके बीच में जो सम वम होगा वो कौन सा होगा, वेक्टर नहीं होगा, अलजेब्रा सम होगा, स्केलर सा सम होगा, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरह से फाई और ई लिखते हैं नीचे, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगहों पर इनको चेंज इन फ्लक्स के रूप में दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से। तो आप फ्लक्स से रिप्रेजेंट करिए या चेंज इन फ्लक्स से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। चलिए आगे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a given area held the inside an electric field is the measure to the total number of electric field line passing through normally through the area। क्या कह दिया सर, समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, कोई भी 2D सरफेस है, 3D सरफेस है, डजेंट मैटर, और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं, ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि किसी भी गिवन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। ये वाली बात देखिएगा, जिसको हमने थोड़ा सा बादल बनाया ना, ये वाली बात देखिए आप। क्या बोला है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं ऐसे, है ना, फाई से नीचे ई बना दो या डेल्टा फाई से, एक स्केलर क्वांटिटी। ये दो बात तो हमको समझ आ गई। अब होता क्या है ये बात समझते हैं कि किसी भी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, किसी भी गिवन एरिया से, कोई भी एरिया चाहे 2D सरफेस का चाहे 3D सरफेस का, किसी भी 2D या 3D सरफेस एरिया से जाने वाली, यानी है ना, जो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, उसमें से पास हो रही परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर यार, है ना, कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, यही क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। क्या बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि किसी भी 2D या 3D सरफेस में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, परपेंडिकुलर। बस, यानी अगर आप बात समझें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी गिवन एरिया से, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या, अगर हमारा सरफेस एरिया, या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम डेंसिटी बढ़ा दें या इनको पास कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब यही कि बहुत क्लोज कर दें। जरा ध्यान से देखिएगा, एरिया यही है, हम सेम एरिया ले रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, कोई समझिए। अच्छा, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है डेंसिटी बढ़ा दी है। अब ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ही पास हो रही है, भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ा दी है ना, तो जरा देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया इज इंक्रीजेस, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा देने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, अब ज़्यादा पास हो रही हैं, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, वो बढ़ रही हैं। यानी जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। यानी एक बात तो ये समझ आ रही है कि इसके फॉर्मूले में ई का तो रोल है, ये ई पे तो डिपेंड करती है। अच्छा, और ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके सर पे ऐसे वेक्टर लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं किसी ये जो हमारा एरिया है, अगर इस एरिया को बढ़ा दूँ, ऐसे एरिया को हम बढ़ा दें, तब भी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बढ़ रही हैं क्या? देखो पहले तो एरिया छोटा था तो 1 2 3 लाइन पास हो रही थी, लेकिन हमने एरिया बढ़ा दिया तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। यानी एरिया बढ़ाने से भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली
बहुत बढ़िया। यानी हमें एक बात समझ आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो बस यही इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ई डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी तो बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। अच्छा एक बात समझो, डॉट प्रोडक्ट जब हटाओगे, जब डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा ये बात तो तुमको समझ आती है। ये थीटा, ये जो है, ये जो थीटा होगा, ये थीटा क्या होगा, ये होगा एंगल, ये होगा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये बात तो हमको समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमारा भाई डॉट प्रोडक्ट हटा, कॉस थीटा लगा, और जो थीटा है वो ई और ए का वेक्टर है। अच्छा इस चीज़ को थोड़ा फील कर लेते हैं, इस चीज़ को फील कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा कोई 2D सरफेस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है। अच्छा सो जरा ये देखिए, एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे पास हो रही है, और ये हमारा एरिया वेक्टर है। ये बीच का एंगल क्या बना है, थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बना, थीटा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दे हैव द टू कंपोनेंट ई cos थीटा एंड ई sin थीटा, है ना। इधर बनेगा हमारे पास ई cos थीटा, क्या बनेगा, ई cos थीटा, और इधर बनेगा हमारे पास ई sin थीटा, क्या बनेगा, ई sin थीटा। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी गिवन एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली। ये वाली बात समझ रहे हो ना यार, परपेंडिकुलरली, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, क्या ये इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, क्या इसके परपेंडिकुलर हैं, नहीं है ना भाई। ये जो हमारा सरफेस है इसके क्या परपेंडिकुलर है, नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी लेनी है, जो इस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होता है, अच्छा मैंने अभी एरिया वेक्टर पढ़ाया था, तुम्हें याद हो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हाँ। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स में वही लेनी है जो क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और फ्लक्स दोनों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, जब आप किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो किसी सरफेस का, तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो लेनी है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, और एरिया वेक्टर पहले से सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको वही लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। तो यानी यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बने, ई cos थीटा और ई sin थीटा। अब ध्यान से देखो, ई cos थीटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाली बात समझ आए तो समझ लो कि भाई हमको ई cos थीटा लेना है। और अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो अब ये देखो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के क्या अलोंग, तब भी ई cos थीटा का नाम आता है। तो यहाँ से हमारे पास, हमको भैया फ्लक्स चाहिए, हमको चाहिए फ्लक्स, हमारे पास एरिया वेक्टर था ही, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो परपेंडिकुलर हो सरफेस के। क्या बात समझ में आ रही है, देखो लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू द एरिया। तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी, तो इससे मैंने आपको फील भी कराया cos थीटा क्या होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कमाल की बात कर दी हमने। चलिए एक छोटी सी बातें और करेंगे, एक छोटी सी बात और करेंगे। क्या छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी क्या मतलब 2-4 बातें करेंगे, छोटी छोटी सी है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैंने आपको फील करा दिया, लेकिन जब अब थोड़ा सा ओरिजिनलिटी पे आते हैं जरा, ये जो है ये जो है, ये इसको बादल में कर देते हैं, है ना। ये है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी का मतलब ये असली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मतलब गलत थोड़ी ना, ये पहले वाली ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये 2D सरफेसिस पे वैलिड है, ठीक है। और तब वैलिड है जब ई वेक्टर जो हमारा ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ओरिजिनलिटी पे आ जाओ जरा, क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ओपन, बेटा 2D सरफेस को ही ओपन बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस ओपन और क्लोज्ड, चाहे हमारा जो सरफेस है ओपन है चाहे वो क्लोज है, यानी वो चाहे सरफेस 2D है चाहे वो 3D है, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल। ध्यान से देखिए ये चीज, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
टेकन ओवर द सरफेस एरिया। कहने का मतलब है कि अगर हमको किसी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, किसी भी क्लोज सरफेस का या ओपन सरफेस का, तो हम उसका करेंगे सरफेस इंटीग्रल। बेटे इंटीग्रेशन का साइन आपने ऐसा देखा होगा, सरफेस इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे एस जो है ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कई जगह पे हम क्लोज लिख देते हैं, यानी क्लोज सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है हमारा रियल फॉर्मूला। हमने कुछ नहीं बोला बेटा, कुछ नहीं बोला, बड़ी सिंपल सी बात बोली। देखो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो उसका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी होगा। यहाँ पर ई डॉट डी ए था। अच्छा, ये वाली बात फील नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, फील करा देते हैं। सपोज कर लेते हैं एक ना 3D सरफेस लेते हैं, वहाँ से समझाते हैं आपको। हम एक 3D सरफेस लेते हैं, वहाँ से आपको पूरी तरह से समझाएंगे। ये बेटा अपने पास हो गया क्या, ये हो गया अपने पास स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने बीचों बीच सेंटर पे मान लो एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, प्लस क्यू अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो, नहीं पता है तो सुन लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा, अब अगर हमें इस पूरे स्फीयर का क्या चाहिए, स्फीयर समझते हैं, गोला, ठीक है। अगर हमको इसका क्या चाहिए, अगर हमको इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मैं इसका ये वाला छोटा सा सरफेस काट लेता हूँ डी ए, और मैं इस छोटे से सरफेस से छोटा सा फ्लक्स निकाल दूंगा डी फाई, क्या आ जाएगा ई डॉट डी ए। और डी ए वैक्टर भी देखो ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया भी इसी के डायरेक्शन में होगा ना, बाहर आउटसाइड, अंदर वाला इनसाइड तो लेंगे नहीं, इसी बाहर की साइड है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वैक्टर का भी डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो ई डी ए और कॉस क्या है यहाँ पर, इन दोनों का बीच का कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास छोटा सा फ्लक्स आ गया। ऐसे काम करता हूँ, यहाँ से छोटा सा डी फाई काट लेता हूँ, डी फाई कह रहा हूँ सॉरी, डी ए काट लेता हूँ। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए, यहाँ से भी ऐसे छोटा सा डी फाई निकल जाएगा। ऐसे करते करते मैं सारे सरफेस पे छोटा डी ए वेक्टर काट लेता हूँ, और सबके डी ए वेक्टर से क्या करूँगा, डी फाई मैं निकाल लूँगा, सबके लिए छोटा छोटा फ्लक्स निकाल लूँगा, छोटे छोटे एरिया के लिए। उन सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बेटा जब ये वाला कंडीशन होता है, हमको क्या चाहिए, हमको जब नेट फ्लक्स चाहिए, देखो दोबारा से सुन लो, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक 3D सरफेस है। इस 3D सरफेस पे हमने देखा कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज आ रही है, ठीक है। हमने कहा कि हमको चाहिए, अब हमसे सवाल आ गया नेट फ्लक्स बताओ, बात खत्म हो गई। तो भैया नेट फ्लक्स बताने के लिए हमारे पास क्या था, हमने क्या करें, यहाँ से छोटा सा एरिया काट लिया। हमने यहाँ से छोटा सा एरिया काट लिया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी और डी ए वैक्टर ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ से छोटा सा फ्लक्स आ गया डी फाई। तो ऐसे हमने बोला कि डी फाई हमने निकाल लिया, ऐसे हम इसके हर सरफेस पे छोटा छोटा डी ए काट के डी फाई निकाल लेंगे। और फिर हम नेट फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, नेट फ्लक्स के लिए इस पूरे डी फाई को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ, इस पूरे स्फीयर के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, जरा ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा, फाई नेट निकालने का फॉर्मूला जो आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पूरे स्फीयर का कर रहे हैं, यानी सरफेस इंटीग्रेशन। तो आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं भाई, सरफेस इंटीग्रेशन का साइन ही तो है, ऐसा दिखा दो। डी फाई क्या है हमारे पास, ई डॉट डी ए। अब कॉस थीटा का कंपोनेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो कॉस थीटा का कंपोनेंट में लिख दो, नहीं तो वेक्टर में शो करना चाहते हो तो वेक्टर में शो कर दो। तो यही चीज़ तो मैंने बोली यहाँ पर बेटे, ये 100% ट्रू है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगी तो बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगी। अब जैसे कि इसके केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर भी बाहर ही आ गई, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर डी ए वेक्टर जोड़ के ए आ जाएगा तो ई डॉट ए आ जाएगा। भाई देख लो, समझ लो, वही चीज़ बन जाएगी यार, ये चीज़ यही चीज़ बन जाती है। लेकिन ओरिजिनलिटी पकड़ो, ये हमेशा 100% ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कॉन्स्टेंट होती है, ये बात समझ लो। अच्छा एक बात और कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील कराया मैंने, नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाओ और दोबारा समझ लो, ठीक है। मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आज आगे बातें करते हैं। ये ना एक छोटा सा नोट डाल रखा है यहाँ पर, इस थोड़े से नोट को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं ये ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वाह ये देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इक्वी इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ये तो क्या होती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास नेट फ्लक्स 0 आ जाता है किसी भी 3D सरफेस का। मान लो यहाँ पर मैं एक 3D सरफेस रख देता हूँ, चाहे स्फीयर रख दिया, चाहे मैंने यहाँ पर क्यूब रख दिया, चाहे क्यूबॉइड रख दिया, कोई भी 3D सरफेस रख देता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा अगर उस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है तो। दोबारा से सुन लो, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है,
हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम लोग क्या कर दें, कोई भी हम लोग 3D सरफेस रख देते हैं, कोई भी हम क्या रख देते हैं, 3D सरफेस रख देते हैं, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो क्यूब है, चाहे वो क्यूबॉइड है, चाहे वो सिलेंडर है, कोई भी 3D सरफेस रख देते हैं, तो उसके ऊपर जो नेट फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, in a uniform electric field the net total flux through a 3D surface is always 0, वो 0 आएगा। अच्छा, मन में आ रहा होगा तो आप कोई भी एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लो ऐसे करके, और यहाँ पर कोई भी 3D सरफेस आप बना सकते हो, और ध्यान रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके डिस्टेंस वगैरह पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखने का मैंडेटरी है। कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है, उसमें कोई भी 3D सरफेस रखा है तो उसके ऊपर नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। नहीं तो आप कोई भी बुक का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आप डायरेक्ट उस पर लिख देंगे कि इसका आंसर 0 आएगा, है ना। निकाल लेंगे भी नहीं तब भी, तो खासकर ये आपको MCQs में हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिया पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम इसके 2-4 न्यूमेरिकल देखते हैं और अपनी वीडियो को आज के लिए समाप्त करेंगे। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ रह गई थी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्या बात समझ में आ रही है। चलो फटाफट से पहला क्वेश्चन देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कैलकुलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर दो, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया कितना दे रखा है 20 यूनिट। बहुत बढ़िया बात है कि हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, और अपने को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत बढ़िया बात, ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 6i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अब जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का देखो हमको मैग्नीट्यूड तो दे रखा है 20, अब इसका डायरेक्शन क्या लेंगे। देखो यार डायरेक्शन अभी मैंने बताया था ना एरिया वेक्टर सिखाते समय कि YZ प्लेन में रखेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, x डायरेक्शन होगा। XY में रखा होता तो Z होता, YZ में रखा है तो x डायरेक्शन होगा। x कौन सा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कौन सा लेंगे, मैंने आपको एक बात और बताई थी, हम डायरेक्शन वो लेते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उससे अपना चीजें आसान हो जाती है। अभी देखो पॉजिटिव x एक्सिस है, आई कैप देखो पॉजिटिव का, तो यहाँ पर हम इसका भी डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इससे हमारी चीज बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। बाकी कितना आएगा, 20 को 6 से करेंगे 120, आई डॉट आई कितना हो जाता है 1। अच्छा 20 को 6 से करोगे 120 आएगा। अब 20 को 3 से करेंगे, लेकिन करेंगे क्यों, क्योंकि आई डॉट जे तो 0 होता है और आई डॉट के भी 0 होता है, तो 20 को ना तो इससे मल्टीप्लाई करना है ना तो इससे, सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे, इससे। तो हमारा आ जाएगा आंसर 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी बात थी। अच्छा आंसर नंबर 2 पे आ जाओ, फटाफट आंसर नंबर 2 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, एक सर्कुलर प्लेन शीट दे रखी है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको हम कर लेंगे मीटर में 0.1 मीटर हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। इस प्लेस है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है क्या, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, कितनी 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, बहुत बढ़िया। आगे बोलता मेकिंग एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। जरा ध्यान से समझो, हमको एक सर्कुलर शीट दे रखी है, इसका रेडियस अपने को पता है, ठीक है, इसका रेडियस है अपने पास 0.1 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर शीट से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। तो हमें क्या चाहिए फटाफट, है ना, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई कितना है 5 × 10⁵ इंटू में एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर्कुलर शीट का, पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर कॉस 60, और यहाँ से हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, बस यहीं पे हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। कैसे, एंगल 60 नहीं रखेंगे ना बेटे, एंगल 60 क्यों रखेगा भाई, ये तू बता। अगर तेरे दिमाग में ये वाली बात अगर आ गई कि एंगल 60 रखेंगे तो क्यों रखेगा भाई आप, अरे यार ये सर्कुलर शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना, और यहाँ पर जो थीटा रखा जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में रखा जाएगा ना भाई। और एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, सर्कुलर शीट का, ये होगा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सर्कुलर शीट से कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, कितना बना रहा होगा 90, है ना, परपेंडिकुलर होता है, ये बात समझ में आती है। ये 60 तो ये कितना आया 30, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ 30, तो 30 रखेगा ना भाई। यार नहीं डांट नहीं रहा भाई मैं, और ना मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ यार, छोटी छोटी गलतियाँ भविष्य में बेटा बहुत रिग्रेट फील कराती हैं आपको, बहुत रिग्रेट फील कराती हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। देखो
यहाँ पर परिस्थिति आपको लग रहा था कि बहुत आसान है, ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, आपको लग रहा है थीटा 60 रख दिया, लेकिन परिस्थिति आसान है, आपके ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई गलती। कई बार परिस्थितियां हमारे पर बहुत टफ होती हैं और हम चीज़ों को आसान तरीके से ले लेते हैं, और कई बार हमारे पर बहुत आसान होती है ना, बहुत आसान होती है, उसको हम बहुत टफ तरीके से ले रहे होते हैं। जैसे कि बेटा इस समय अभी क्या हुआ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में हैं, जिन बच्चों ने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था, एनटीए के जो झोल झाल मामला हुआ है जिसमें कुछ मार्क्स की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब्स पे भी देख रहा हूँ, शॉर्ट्स पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं, और ओवरऑल ये जो एनटीए द्वारा झोल झाल है उसके चक्कर में बच्चे अब क्या कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इवन कोई सुसाइड कर रहे हैं। और ये जो केसेस आ रहे हैं, भाई मत करो सुसाइड, समझ नहीं रहे, मैं मानता हूं, देखो आपके जीवन में परेशानी आ रही है, ये मैं मानता हूं, प्रॉब्लम आ रही है, आप फेस करो, आपके ऊपर टफ से टफ प्रॉब्लम आ रही है। मैं इतना जानता हूं कि किसी के ऊपर भी जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट होती है लाइफ में, आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये भी कहता हूं कि मैं नहीं समझ सकता वो प्रॉब्लम, कोई भी टीचर नहीं समझ सकता, कोई भी स्टूडेंट नहीं समझ सकता एक दूसरे की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भले प्रॉब्लम सेम है लेकिन सबके घर की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, है ना, भले चीज़ें अलग हो बट प्रॉब्लम अलग हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति का ना जो जीवन का, लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सबको अपना अपना आंसर लिखना होता है, और सबकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, और कोई एक दूसरे की प्रॉब्लम सिर्फ कह सकता है कि मैं समझ सकता हूँ, बट समझ नहीं सकता, जिसके ऊपर बीत रही है वही समझ सकता है। और इसका सोल्यूशन गिव अप नहीं होता बेटे। बच्चे डिप्रेशन में जाना, खुद को बंद कर लेना, खुद को नुकसान पहुंचाना या मर जाना, इसका सोल्यूशन नहीं है। कल को अगर सेम प्रॉब्लम, अगर आप किसी के लिए एग्जांपल सेट करके जा रहे हो कि बेटा अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हो और आप गिव अप कर दो, हट जाओ, मर जाओ ना, अगर आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे तो कल को आने वाली जो हमारी जनरेशन है, यूथ है, वो आपको देखेगी और सीखेगी कि जब भी टफ प्रॉब्लम आएगी तो ना कि वो फेस करने की सोचेगी, ना उसको उभरने की सोचेगी, वो आपसे एग्जाम्पल सेट करके खुद को मरने की सोचेगी। ठीक है, मरना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अगर चाहे वो गेम है, चाहे वो परीक्षा है, चाहे वो लड़ाई है, हारता वो नहीं है जो उस चीज़ में विफल होता है, हारता वो है जो उसमें लड़ा नहीं। और अगर आप लड़ नहीं सकते ना, तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ बेटा, अगर आप लड़ नहीं सकते ना तो आपको रिग्रेट करने का भी हक नहीं है। और अगर आप लड़ नहीं सकते, आपके अंदर लड़ने की हिम्मत नहीं है ना, आपके अंदर दोबारा वो पोटेंशियल नहीं है ना उठकर फाइट मारने के किसी भी चीज़ के लिए, तो बेटा आप ना उस लायक ही नहीं हो, आप डिजर्व ही नहीं करते कि आप दुखी हो या बहुत ज़्यादा टेंस करो। और मेरी बात मानो बच्चे, देखो मैं आपको डिप्रेस्ड और नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यार लड़ो, फाइट करो। अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आज नहीं हो रही, चलो कोई नहीं, आंटी से अगर गलती भी हुई है, ठीक है, तो अगर आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है, बहुत लोग लगे हैं ना आपके साथ सपोर्ट में, होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होता कोई बात नहीं ना, आप अगले साल के लिए फाइट करो। मैं समझता हूँ एक साल बहुत बहुत रिग्रेट होता है, मैंने बोला जैसे कि आपकी प्रॉब्लम मैं क्या कोई नहीं समझ सकता, आप अकेले झेल रहे हो, बट बेटा उसका सोल्यूशन गिव अप नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए अगर एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तो मरना एग्जाम्पल मत सेट करके जाओ, और डिप्रेस्ड एग्जाम्पल मत सेट करके लाओ, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, ठीक है। और यूथ सिर्फ आप अकेले ही नहीं बनाते, आप जैसे बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं, और यूथ में आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करोगे ना तो दूसरों के लिए भी बेटा आप परेशानी खड़ी करोगे। खैर आ जाओ फिर फटाफट से तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं और ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को, मेरे इस छोटे से मोटिवेशन के बाद, है ना। प्लीज़ मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, किसी चीज़ को कुरेद नहीं रहा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मरना नहीं होता यार, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिप्रेस नहीं होता, लड़ना होता है यार। फाइटर, यू आर अ फाइटर ब्रो सिस मैडम सर, सब फाइटर हैं। ए सिलेंडर इज अ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिलेंडर है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक सिलेंडर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट एक्सिस पैरेलल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने सिलेंडर उस तरह से रखना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है उसके एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक आपको सिलेंडर ऐसे रखना है बेटे, ऐसे रखना है भाई, ऐसे रखना है, ऐसे सीधा मत रख दियो बेटे, समझ आ रही है बात। ये बात है, ये अंग्रेजी थोड़ी सी ना मेरी भी बचपन में कमजोर थी, मुझे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसीलिए आपको क्वेश्चन हम जब कराते हैं तो देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़कर समझाता हूँ, इसको पढ़ो। ए सिलेंडर इज अ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सिलेंडर को प्लेस करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, कि
इस तरह से प्लेस करो कि जो उसकी एक्सिस है वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल, ठीक है। शो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। आपको शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा नेट वो जीरो आएगा। हाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। देखो इसमें कितने एरिया है हमारे पास, एक तो ये एरिया है इसको एरिया नंबर 1 ले लो, एरिया नंबर 1, इसको ले लो एरिया नंबर 2 और इसको ले लो एरिया नंबर 3। भाई ये एरिया है, ये एरिया है। भाई अपने को क्या चाहिए, अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E में ए तो चाहिए ना। तो मैंने बोला कि 3 एरिया में है, यहाँ पर ये एरिया है, ये एरिया है और ये कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो इसको चलो डी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या ए ले लो, चलो कोई नहीं, A1 ले लो, A1 है ना, E वेक्टर A1 वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। या DA ले लो, चलो DA ले लो, छोटा सा वेक्टर DA ले लिया। इनके बीच का एंगल बन रहा है 0, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसका एरिया वेक्टर ये है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है बताइए जरा, 180 बन रहा है कि नहीं। इधर देखिए इसका एरिया वेक्टर कितना होगा भाई, अगर ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 90। तो जरा देखिए टोटल फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स निकालिए। टोटल फ्लक्स पहले का, इसका फ्लक्स निकालेंगे एरिया 1 का, इसका तीनों का हम फ्लक्स निकाल लेंगे और तीनों को हम जोड़ देंगे फटाफट से जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। इसका फ्लक्स कितना आएगा, E.dA है ना, सरफेस इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाओ। ई तीनों के लिए सेम है तो इंटीग्रेशन ऑफ DA। और चलो एक काम करते हैं, E.dA कॉस कितना है ये 0, कॉस 0 प्लस E.dA कॉस कितना है ये 180, ठीक है, बहुत बढ़िया। E.dA कॉस 90, बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉस 90 कितना होता है भाई, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया भाई साहब, ये तो हो गया यहीं पे, बहुत बढ़िया। अब देखिए ई कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कॉस 0 होता है 1, ठीक है, अंदर बचा DA प्लस यहाँ से भी ई बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। कॉस 180 कितना होता है -1, तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा DA। ये देखिए इसका एरिया कितना होगा πr², इसका एरिया भी कितना होगा πr²। भाई पूरे सर्कल के लिए कर रहे हैं ना, कितना आएगा E πr²। जितना ये है उतना ये है, कट गया क्या, टोटल फ्लक्स विल बी 0 मेरे भाई, 0 आया है, 0 आया है ना। सो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल डिप्रेस वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ख़त्म नहीं होती बच्चे, अगर किसी चीज़ का आज अंत है तो किसी का प्रारंभ है। कर्म भूमि पे हो, अपने कर्म से मत चूको। चलिए नमस्कार।